नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डिफरेंट एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। डेट इज एक्चुअली डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको हम DSCR के नाम से जानते हैं। ये जो रेशियो है ये हमें आइडिया देती है, यानी कि जब भी कोई कंपनी जो है वो बैंक से लोन लेने के लिए जाती है तो बैंक उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए कि कंपनी क्या ये अपनी डेब्ट जो इसकी ऑब्लिगेशन है उसको पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसके बारे में इन डिटेल जानकारी ये पर्टिकुलर रेशियो हमें प्रोवाइड करती है। डेब्ट ऑब्लिगेशन में हम अपना प्रिंसिपल का कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट का कंपोनेंट दोनों शामिल करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि DSCR जो है वो पर्टिकुलरली क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से होती है, क्या कंपोनेंट्स इसमें शामिल रहते हैं एंड किस तरह से ये हेल्पफुल रहती है। एंड मोर ओवर एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी टेलिंग यू कि आप ऑनलाइन DSCR किसी कंपनी का किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा ताकि इस वीडियो के थ्रू आप DSCR के कंसेप्ट को भली भांति जान पाए एंड साथ ही साथ ये यकीनी बना पाए कि आप अपना JIB का एग्जाम, CIB का एग्जाम एंड प्रमोशन का एग्जाम एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। सो इफ यू आर आल्सो सर्चिंग फॉर द कंटेंट ऑफ JIB, CIB एंड बैंक प्रमोशन, you are at the right place. Do subscribe to the channel right now and press the bell notification icon so that you get updated whenever we upload the new videos. And आपको फुल कोर्स यहां पर मिल जाएगा एंड साथ के साथ फ्री PDFs भी अवेलेबल है। आपको सिंपल हमारी वेबसाइट iibf.info पर जाकर के साइन अप कर लेना। सो चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं एंड दैट्स रिलेटेड टू द DSCR, दैट इज अ डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। सो DSCR यानी कि डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो जो है ये एक मेजर है। मैं आपको वर्ड वाइड वर्ड ये चीज करवाऊंगा। तो ये पर्टिकुलर जो रेशियो है ये हमारे पास एक मेजर है। किस चीज को मेजर करने के लिए कि जो कैश फ्लो आ रहा है, कैश फ्लो यानी कि जो भी पैसा कंपनी के पास रिसीव हो रहा है, क्या वो कैश फ्लो सफिशिएंट है, इज इट सफिशिएंट, क्या वो पैसा जो है पर्याप्त है कि कंपनी अपनी किस ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए, क्या कंपनी अपनी डेब्ट ऑब्लिगेशन को फुल पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, लेट्स द केस कि यहां पर मेरे पास एक कंपनी है। ओके, ये कंपनी है XYZ, इसने यहां पर एक टर्म लोन लिया है किसी एक बैंक से। सो टर्म लोन इसने यहां पर लिया है एंड ये टर्म लोन इन्होंने लिया है अगले 5 साल के लिए, यानी कि 60 मंथ्स के लिए। एंड इसके लिए ये मंथली जो EMI है वो यहां पर पे करने वाले हैं। अब यहां पर जब हम DSCR की बात करते हैं तो हम एनुअल कंपोनेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? एनुअल कंपोनेंट, यानी कि एनुअल डेब्ट ऑब्लिगेशन के बारे में हम बात करेंगे। एनुअल डेब्ट ऑब्लिगेशन के बारे में, यानी कि एक साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर जो EMI का अमाउंट बन रहा है, EMI के अमाउंट में प्रिंसिपल भी शामिल रहता है, इंटरेस्ट कंपोनेंट भी शामिल रहता है। तो यहां पर हम ये चेक करने वाले हैं कि एक साल के अंदर अंदर जो आपके पास डेब्ट ऑब्लिगेशन है, क्या ये कंपनी उस डेब्ट ऑब्लिगेशन को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसी के बारे में यहां पर ये चीज सारी की सारी बातचीत होती है। राइट, तो यहां पर भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, तो यहां पर हम ये डेब्ट ऑब्लिगेशन को पे करने के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक साल में 12 EMIs होंगी। अब 12 EMIs हैं, लेट्स से केस एक पर्टिकुलर EMI का जो अमाउंट है वो यहां पर 5 लाख रुपए का है, दैट इज 5 लाख रुपीस, यानी कि पूरे के पूरे एक साल में जो डेब्ट ऑब्लिगेशन होगी वो यहां पर हो जाएगी 5 × 12 = 60 लाख ओवर देयर। तो क्या कंपनी के पास जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसके बारे में हम आगे जाकर भी इन डिटेल बात करेंगे, क्या जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या वो सफिशिएंट है कि कंपनी अपनी डेब्ट ऑब्लिगेशन को कंप्लीटली यहां पर पे कर पाएगी, यहां पे नहीं कर पाएगी। राइट, तो इसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, अब हम यहां पर बात कर लेते हैं DSCR के फॉर्मूला के बारे में, यानी कि जनरली क्या फॉर्मूला रहता है जिसके थ्रू हम यहां पर कैलकुलेशन करें। अब DSCR के केस में 2-3 फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कन्वीनियंट फॉर्मूला यहां पर समझने के लिए उसके बारे में सबसे पहले हम यहां पर बात करने वाले हैं। सो DSCR जो होता है दैट्स इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, आपने जो भी पैसा कमाया वो डिवाइडेड बाय जो भी आपने डेब्ट सर्विस करना था, यानी कि एक साल के टाइम के दौरान जो आपने पैसा कमाया एंड एक साल के दौरान ही जो आपने डेब्ट पे करना था, उन चीजों को आप कंसीडर कर ले रहे हो। अब डेब्ट सर्विस की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट आएंगे, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो यहां पर आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट आएगा, यू विल बी हैविंग द प्रिंसिपल कंपोनेंट ओवर देयर एंड साथ के साथ इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट आएगा जो आपने यहां पर पे करना। ओके, अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं हम यहां पर कि किस तरह से ये चीज सारी की सारी चलती है। अब हम यहां पर कंपनी की सबसे पहले EBITDA के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके पास EBITDA होता है उसके बारे में बात करें, दैट इज EBITDA
डी। अब ये पर्टिकुलरली क्या होता है, दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। लेट्स से केस कि इबिटा जो दिया गया है वो हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख का है। वी आर हैविंग द इबिटा ऑफ 1 करोड़ एंड 10 lakhs ओवर देयर। ये मेरे पास इबिटा हो गया। अब उसके बाद हम बात करें यहां पर कि इसमें से डेप्रिसिएशन का जो कंपोनेंट था वो हम यहां पर साथ में इसको शामिल कर लेते हैं। लेट्स से केस की जो डेप्रिसिएशन थी वो यहां पर मेरे पास यहां पर 10 लाख की थी। आई एम काउंटिंग द डेप्रिसिएशन एज 10 लाख रुपीज ओवर देयर। तो जब हमने यहां पर कैलकुलेट करना है ईबीआईटी को, तो डेप्रिसिएशन को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेट्स से केस मैंने डेप्रिसिएशन को कलेक्ट करना है तो यहां पर हम इबिटा को क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड फॉर द टाइम बिंग लेट्स से हम अमोर्टाइजेशन को 0 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर टर्म्स को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारी और वीडियोस को जरूर गो थ्रू कीजिएगा एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इन टर्म्स के बारे में भी पता लग जाएगा, राइट। तो ये हमारा अमोर्टाइजेशन था। तो हमारे पास यहां से इन दोनों टर्म्स को करने के बाद ईबीआईटी आ गया, क्योंकि हमने डीए को यहां पर माइनस कर दिया बीच में से। तो ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो मेरे पास आया वो यहां पर बना 1 करोड़ रुपए का। वो यहां पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए का जो मेरे पास अमाउंट था वो यहां पर बन गया ईबीआईटी के रूप में, राइट। अब इसमें से लेट्स से कि जो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमने पे किया हम उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एंड वी आर कंसीडरिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट टू बी 20 लाख रुपीज। वी आर कंसीडरिंग दिस, राइट, कि जो मेरे पास इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 20 लाख का है, तो वो मैं यहां पर कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, तो ये 20 लाख का कंपोनेंट हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, राइट। तो यहां पर मैंने जीरो ज्यादा लगा देती है, यहां पर इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट कंपोनेंट हमने कर दिया, तो ये मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन जाएगा। ठीक है, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कंपोनेंट को यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये पीबीटी यहां पर हमारे पास आ जाए। यहां पर we'll be having the PBT over there, which is basically we are having over 80 lakh rupees over here. तो ये 80 लाख रुपीस का जो PBT है वो अब हमारे पास है। अब लेट्स द केस कि यहां पर मैं टैक्स कंपोनेंट को भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूं एंड वी आर कंसीडरिंग, लेट्स से वी आर कंसीडरिंग द टैक्स एट 30% ओवर देयर। 30% का टैक्स इसके ऊपर कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 24 लाख का जो टैक्स है वो यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं। We are considering the tax of 24 lakhs over there. अगर उसको भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो we will be having the operating profit, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपके पास आ जाएगा वो हमारे पास यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा। सो विल बी हैविंग द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर देयर, एंड वो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास यहां पर कैलकुलेट हो रहा है, दैट्स पर्टिकुलरली बिकमिंग व्हाट, वो अमाउंट हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पर आया है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट यहां पर आएगा, दैट इज ऑफ 56 lakhs ओवर। ये मेरे पास नेट प्रॉफिट यहां पर कंसीडर, राइट। अब लेट्स द केस कि मैं डेब्ट ऑब्लिगेशन को यहां पर कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल कंपोनेंट मैं 1 साल में पे करने वाला हूं वो 10 लाख रुपीस का मैं प्रिंसिपल कंपोनेंट पे करने वाला हूं। जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है 1 साल में मैं 20 लाख का पे करने वाला। तो इसके हिसाब से जो मेरा डेब्ट ऑब्लिगेशन हो जाएगी, यानी कि जो डेब्ट मुझे सर्विस करना है, डेट बेसिकली अमाउंट्स टू 30 लाख रुपीज ओवर देयर, जो मुझे यहां पर पे करना है। ठीक है, ये मेरे पास 30 लाख का टोटल अमाउंट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मुझे डीएससीआर को कैलकुलेट करना होगा तो मैं इजीली यहां पर कैलकुलेट कर सकता हूं। यानी कि मेरे पास, अगर ध्यान से समझिएगा, डीएससीआर के केस में, डीएसआर के कंपोनेंट के केस में यहां पर समझना है तो आप एक चीज समझिएगा कि डीएससीआर में आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा। एक तो मेरे पास जो नेट प्रॉफिट था मेरा, यानी कि 56 लाख का जो नेट प्रॉफिट था वो हो गया। इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन थी, इसके अलावा जो डेप्रिसिएशन थी, जो कि मेरे पास यहां पर 10 लाख रुपीस की डेप्रिसिएशन थी, वो कंपोनेंट भी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वो डेप्रिसिएशन कहीं पर गई नहीं है, वो पैसा मेरे पास अवेलेबल है जिसके थ्रू मैं अपना इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूं। एंड क्योंकि जब हम यहां पर पर्टिकुलरली टैक्स को चार्ज करते हैं, हम पर्टिकुलरली कंपोनेंट को देखते हैं, तो हमने इंटरेस्ट को भी यहां पर सब्ट्रैक्ट किया था, तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो हमारी ऑब्लिगेशन थी, जो हमने यहां पर सेम ली है, उसको भी हम कंसीडर करेंगे, तो वो 20 लाख भी यहां पर ऐड हो जाएगा। तो आपको न्यूमरेटर को पार्ट को अच्छे से समझना होगा, यानी कि एक तो मेरे पास आ गया पीएटी। अगर मैं फॉर्मूला वाइज यहां पर कैलकुलेशन का चल के बताऊं तो यहां पर एक मेरे पास आ गया पीएटी, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट हमने चार्ज किया था, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज द नॉन कैश एक्सपेंस, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। साथ के साथ जो इंटरेस्ट था, एनुअल इंटरेस्ट चार्ज किया गया, उसको भी हम साथ में ऐड कर लेंगे, राइट। एंड डिवाइडेड बाय आएगा हमारे पास टोटल ऑब्लिगेशन, है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का जो एनुअल ऑब्लिगेशन है वो हमारे पास आ जाएगा, विच वी बेसिकली कैलकुलेटेड टू बी 30 lakhs ओवर देयर, हमने ऑलरेडी यहां पर ले रखा है, राइट। तो उसके हिसाब से व्हेन वी कैलकुलेटेड द डीएससीआर, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, इट इज 2.87 ओवर देयर, यानी कि ये डीएससीआर
की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2.87 आ गई, राइट। अब सिंपल सी बात, अब बेसिक लॉजिक लगाकर देखिएगा, अगर तो मेरे पास न्यूमिनेटर की टर्म जो है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं कंफर्टेबल जोन में हूं कि मैं अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास न्यूमिनेटर टर्म जो है दैट इज लेसर देन 1, यानी कि डीएससीआर की जो वैल्यू है वो अगर 1 से कम हो जाती है, यानी कि मैं कंफर्टेबल जोन में वहां पर नहीं बैठा हूं, तो मुझे उस चीज की तरफ भी यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज काफी ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो एक चीज को समझिएगा, अगर मैं यहां पर डीएससीआर के फॉर्मूला को आपको एग्जैक्टली बताऊं तो आप किस किस तरह से लिख सकते हो। तो डीएससीआर यानी कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी आपने निकाला, जैसे हमने ऊपर बताया, डिवाइडेड बाय जो भी आपकी डेप्ट सर्विस आपने किया, डिवाइडेड बाय द डेप्ट सर्विस ओवर देयर, उस तरह से लिख सकते हैं। या फिर दिस इज आल्सो इक्विवेलेंट टू, अगर आप ईबीआईटी, अगर आपको क्वेश्चन में सिंपली ईबीआईटी यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स दे रखा है, आप उसको भी लिख सकते हैं एंड साथ में डेप्ट सर्विस लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको सिंपली ईबीआईटी डीए दिया है एंड बाकी सब चीजों में क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप सिंपली ईबीआईटी डीए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एंड डिवाइडेड बाय डेप्ट सर्विस आ जाएगा। एंड जो फोर्थ फॉर्मूला जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन के लिए यूज किया, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया, ये वाला फॉर्मूला भी हम एज इट इज यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज सब आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट्स रिलेटेड टू द फैक्ट कि जो डीएससीआर है वो अगर आपका इफ डीएससीआर इज लेसर देन 1 ओवर देयर, इसका मतलब है आपकी कंपनी ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर सकती है, कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल यहां पर कर पाए। ये पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाता है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर बैंक्स या क्रेडिट एजेंसीज मान करके चलती हैं कि आपके पास जो मिनिमम डीएससीआर चाहिए, जो कम से कम डीएससीआर होना चाहिए, डेट मस्ट बी रेंजिंग फ्रॉम 1.5 टू 2 को यहां पर बेंचमार्क भी माना गया है। 2 is basically considered to be as a benchmark over there, यानी कि यहां पर अच्छा इसको एक आइडल हम कह सकते हैं डीएससीआर माना जाता है उसके बारे में, राइट। एंड फर्दर तीसरी जो चीज है डेट्स रिलेटेड टू कि कितनी ज्यादा वैल्यू बेटर है, तो डेफिनेटली अगर डीएससीआर ज्यादा है, अगर दो कंपनीज के डीएससीआर को हम कंपेयर करते हैं, लेट्स से केस कि यहां पर कंपनी ए जो है एंड कंपनी यहां पर बी है, एंड कंपनी ए का जो डीएससीआर है लेट्स से वो 5 है, कंपनी बी का जो डीएससीआर है वो 3 है, तो डेफिनेटली कौन सी बेटर है? जो ए वाली है वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऐसी चीजें अवेलेबल है, ज्यादा है उसके पास प्रॉफिट अवेलेबल है जहां से वो अपनी ऑब्लिगेशंस को पे कर पाएगी, राइट। तो यहां पर वो चीज बेटर होती है कि डीएससीआर मोर इज मैरियर, जितना ज्यादा है उतना ज्यादा बेटर है। सो वी कैन से हायर इज बेटर, हायर इज बेटर ओवर देयर। तो इस चीज के बारे में हम यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है अगर हायर डीएससीआर है तो कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल हैं, उसके प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं, नॉट एसेट्स, कंपनी के इनकम कहेंगे, उस कंपनी के पास अवेलेबल है, एंड कंपनी जो है कंपीटिटिव प्राइस के ऊपर यहां पर लोन ले सकती है, यानी उसको कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज्यादा लंबे टाइम के लिए लोन मिल सकते हैं। अगर डीएससीआर क्या है? बेटर। इफ डीएससीआर इज बेटर तो आप कंपीटिटिव जो प्राइसिंग है, कंपीटिटिव रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन ले सकते हैं, एंड फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन है वो यहां पर लिए जा सकते हैं, ठीक है। वो यहां पर इजीली फेच किए जा सकते हैं यहां पर कंपनीज के द्वारा, राइट। तो यहां तक आपको सब चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी, राइट। तो इसके साथ ही हम आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको यहां पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी एंड आपकी जो भी यहां पर दिक्कतें थी डीएससीआर को समझने को लेकर के वो क्लियर हो गई होंगी। तो फटाफट से यहां पर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड फॉर द वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी यहां पर तैयारी कर रहे हैं जेआईबी, सीआईबी, बैंक प्रमोशन या और एग्जाम्स के लिए। आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को जरूर बताइएगा ताकि वो भी हमारी वीडियोस को गो थ्रू कर पाए एंड अपने कंसेप्ट्स को पहली बार में क्लियर करते हुए एग्जाम को क्लियर कर। सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।